नमस्कार, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। आज जिस बड़ी खबर की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका सीधा प्रभाव भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा हो सकता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा दावा बोला है। रिलायंस एनर्जी के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने एजीएम में कहा था कि रिलायंस विल नाउ बी इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ क्लीन एनर्जी। और उसी बात को उन्होंने जल्दी से इम्प्लीमेंट करा है एक बड़े एक्विजिशन के साथ। जैसा आप जानते हैं, भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसमें भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। हम क्रूड ऑयल अर्थात कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं, हम कोल को भी इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया है कि भारत की जो इकॉनमी है वह दो मैक्रो फैक्टर्स पे अक्सर डिपेंड करती है। क्रूड ऑयल अर्थात कच्चे तेल की कीमतों में क्या हो रहा है और उसकी वजह से डॉलर में क्या हो रहा है। जाहिर है, जब आप कच्चा तेल और कोयला इंपोर्ट करते हैं तो आपकी जो इकॉनमी है इस समय ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कच्चे तेल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आपकी इकॉनमी हिल जाती है, कोयले की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आपकी इकॉनमी हिल जाती है। क्योंकि भारत एक बढ़ता हुआ देश है, हमारी जीडीपी इस समय करीब करीब $3 ट्रिलियन है और अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो भारत को अपनी एनर्जी नीड्स में सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। और सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए आपको नए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को या तो डेवलप करना पड़ेगा या फिर उनमें आपको अपना हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी। क्लीन एनर्जी की इम्पोर्टेंस इस समय और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल को लेकर के इस समय कितने सख्त और कठोर नियम उठाए जा रहे हैं। अगर भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट का मैप आप देखें, मैं बिजली कंजम्पशन की इस समय बात कर रहा हूँ, मैं कच्चे तेल पे जा भी नहीं रहा हूँ, तो भारत का जो टोटल पावर जनरेशन है वह 60% से ज़्यादा थर्मल है। थर्मल अर्थात वह कोयले पर डिपेंडेंट है। इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक भारत को कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरा जब कोयले की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं, जब बारिश होती है, जब इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस आती हैं तो कोयले की शॉर्टेज होती है। हमारे दर्शक इस समय एक हेडलाइन जरूर पढ़ रहे होंगे कि इस समय भारत का जो कोल भंडार है वह काफ़ी गिर चुका है। उसके कई फैक्टर्स हैं, उन मुद्दों पे नहीं जा रहा हूँ, मगर जो मुद्दा मैं बाहर इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो हम इम्पोर्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस बात का एहसास है। 2014 के बाद भारत में जिस प्रकार की नीतियां अपनाई गई हैं उससे साफ जाहिर होता है कि भारत इस समय अपनी जो पकड़ है सोलर एनर्जी में बढ़ाना चाहता है। सोलर एनर्जी से पावर जनरेट करने के लिए एक मुख्य जो रॉ मटेरियल है वह सिलिका है, जो ग्लोबली आता है, और दूसरा है सोलर पैनल। इस समय सोलर पैनल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है बढ़ा दी गई है ताकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इस समय कंपैरेटिव एडवांटेज मिले। कुल मिलाकर के रिलायंस इंडस्ट्री जैसी बड़ी कंपनी जब इस क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है और एक तरह का इंडिकेट करती है कि वह क्लीन एनर्जी में $10 बिलियन आने वाले समय में डालना चाहते हैं, तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल भी हम देख रहे हैं कि क्लीन एनर्जी के जो सोर्स हैं इन पे काफ़ी निवेश हो रहा है, बैटरी स्टोरेज में काफ़ी निवेश हो रहा है। तो अप अंटिल नाउ वी हैव सीन अ कंट्री विच इज़ डिपेंडेंट ऑन डॉलर एंड ऑन क्रूड ऑयल। हमने देखा है रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी जब कोई क्षेत्र में बड़ा निवेश करती है तो इसका इम्पैक्ट सीधा दिखता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है, रिलायंस ने टेलीकॉम क्षेत्र के अंदर जब निवेश करा था तो उन्होंने जियो जैसा एक डिजिटल रेवोल्यूशन चालू करा था। तो मेरा इस समय मानना है कि रिलायंस जो कर रही है वह देश के एनर्जी नीड्स को सफिशिएंट कर रही हैं। यह मीडियम और लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है। और इंडिया अगर अपनी एनर्जी नीड्स में आत्मनिर्भर हो जाए और क्लीन एनर्जी अर्थात क्लीन एनर्जी के स्रोतों में अगर हम निवेश करेंगे तो यह एक विन विन सिचुएशन है।
आगे बढ़ते हैं। देश के थर्मल प्लांटों पर मंडरा रहे कोयला संकट को दूर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। गृह मंत्री ने आज इस संकट से निपटने के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ साथ कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनके मंत्रालयों के अफसर और एनटीपीसी के अधिकारी भी मौजूद थे और बैठक में अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों से मौजूदा हालात पर रिपोर्ट मांगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों से पूछा कि हालात कब तक सुधरेंगे। उन्होंने कहा कि हालात को काबू में करने के लिए एक ठोस रणनीति तुरंत बनाई जाए और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने नाराजगी भी जताई है कि पावर डिमांड बढ़ने का अंदाजा पहले से क्यों नहीं था। इधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। पावर प्लांट्स के पास 24 दिन का कोल्ड स्टॉक मौजूद है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं जी, उनको जानकारी है नहीं और कम जानकारी के आधार पर कुछ ना कुछ बयान दे करके पैनिक क्रिएट करते हैं। हमारा मंत्रालय इसको प्रतिदिन मॉनिटर करता है। यह पैनिक इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि गेल ने दिल्ली के कुछ डिस्कॉम्स को नोटिस दिया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है, तो वो 10 या 11 से गैस का सप्लाई बंद करेंगे एक प्लांट को। वो तो हमने सीएमडी गेल को बुलाया और हमने डांटा, हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो फिर डिस्कॉम लोग रिन्यू करेंगे। हमने उनको कहा रिन्यू करें, लेकिन वो गैस का सप्लाई कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये एक प्लांट की बात है ना, हमारे पास 1000 मेगावाट का भी स्टैंड बाय है। अगर ज़रूरत है तो उससे ले ले, जिसको जितने बिजली की ज़रूरत है उतनी बिजली मिलेगी। हम मॉनिटर कर रहे हैं ना। ये हमारे पास 4.5 दिन का कोल्ड स्टॉक है। ये स्टॉक है, रिजर्व है। जितना बिजली हम खपत करते हैं उतना हमको प्रतिदिन आता है कोयला खदान से। कल हमको 275 रेक आए, 1.53 मिलियन टन्स, और कुल मिलाकर करके हमारा कैप्टिव माइंस वगैरह मिलाकर करके 1.75 मिलियन टन्स। अब उतना ही कल हमारा 17 दिन का स्टॉक सर 4 दिन में आ गया। थोड़ा तो कंसर्न है, 10 दिन का कम से कम सफिशिएंट स्टॉक होता है, क्योंकि ट्रैक में आपका दूर से आना है, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रैवल टाइम कुछ हो सकता है, तो कुछ तो अभी ये आप देखिए, ये 4.5 दिन हम फिर आप रिपीट करते हैं, हमको फिर रिपीट करना पड़ रहा है। 4.5 दिन हमारा रिजर्व स्टॉक है ना। प्रतिदिन जितना खपत होता है उतना आता है। और ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ये हर साल होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा डिमांड कम होता है तब हम अपना स्टॉक बिल्डअप करते हैं। तो हमारा स्टॉक बिल्डअप होता है जून के मध्य तक। उसके बाद बारिश आ जाती है, तो बारिश आ जाती है तो कोयला खदानों में फिर उत्पादन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि खदान फ्लडेड हो जाते हैं। और ये जो बारिश का सीजन है, अक्टूबर तक जाते जाता फिर से खदान में प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है। तो उस समय से लेकर के अक्टूबर तक, अक्टूबर अंत तक ये स्टॉक्स डिप्लीट होते हैं। वही प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2, यह भी अच्छी बात है कि हमारा डिमांड बढ़ रहा है और ये खुशी की बात है, इसलिए कि मेरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। दूसरा कारण यह है कि 2,82,00,000 नए कंज्यूमर्स हमने जोड़ा सौभाग्य के अंतर्गत। वो लोग पंखा खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, एट्सेट्रा, ये बात। तीसरा कारण यह है कि हमने अपना इंपोर्ट बिल्कुल कम कर दिया, नहीं के बराबर कर दिया। ये 3 कारण है, लेकिन उसके बाद भी हम मैनेज कर रहे हैं। ये डिमांड लेकिन बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो इसके लिए और कोल का प्रोडक्शन हमें करना होगा और उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। लेकिन अभी तो हम मैनेज कर रहे हैं इतना बढ़े हुए डिमांड को भी, और हम मैनेज करेंगे, आप चिंता न करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर में आई आज की बड़ी खबर की। सूत्रों के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की अकासा एयरलाइन को विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। एनओसी मिलने के बाद अगले साल अकासा एयरलाइंस आसमान में उड़ान भर सकती है। तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। देखिए, राकेश झुनझुनवाला की अकासा एयर के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि एनओसी की वजह से कई सारी जो प्लानिंग थी
वो रुकी हुई थी। हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि बोइंग 737 मैक्स को लेकर बातचीत फाइनल स्टेज में है। हालांकि जब आप एयरक्राफ्ट डील की बात करते हैं तो अक्सर आप दोनों पार्टी से बात करते रहते हैं और अंत तक ये आपको पता नहीं चलता है कि आप कौन सी एयरलाइन के साथ बात कर रहे हैं, आप बोइंग के साथ बात कर रहे हैं, आप एयरबस के साथ बात कर रहे हैं। अंत में जो बेटर डील देता है आपको, आप उसके साथ जाते हैं। पर अभी जो हमारे सूत्रों में बता रहे हैं कि बोइंग 737 के मैक्स एयरक्राफ्ट के लिए बात लगातार चालू है। बल्कि जो आइडिया था वो यही था कि जब एयरलाइन शुरू हुई थी कि कोविड टाइम्स में जो लीज के रेट्स हैं वो काफ़ी कम हो गए थे, वो काफ़ी गिर गए थे। तो उस समय में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, जिससे कि जो इनिशियल आपकी कॉस्ट होती है, जो लीज एयरक्राफ्ट की सेल एंड लीज बैक की कॉस्ट होती है, वो अगर आपकी कम हो जाती है तो आपकी काफ़ी दिक्कतें आगे आने वाले समय में आपकी कॉस्टिंग काफ़ी सुधर जाती है। और देखिए कहीं ना कहीं जो आइडिया है यहाँ पे वो इंडिगो की सक्सेस को रेप्लिकेट करने का है एक नए दौर में। तो इंडिगो ने भी हमारे साथ आप देखें यही किया था एक समय पे कि बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे और यहाँ पे यही जो है मेन ट्रिगर रहेगा आकाशा के लिए। अब समर तक का समय है, यहाँ से आप एक आध महीने में देख लेंगे कि डील साइन हो जाएगी एयरक्राफ्ट की। हमें सुनने में आ रहा है कम से कम 70 से 80 एयरक्राफ्ट की डील साइन होगी, लेकिन पहले फेज़ में कम एयरक्राफ्ट आएंगे। आइडिया वही रहेगा एक लो कॉस्ट बल्कि अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर चलाने का और धीमे धीमे करके उसको ग्रोथ देने का। तो उसमें एक शॉट इन द आर्म है, अगर आप कहें ये एनओसी है। अब अगली प्रोसेस ऑब्वियसली एयरपोर्ट ऑपरेटिंग परमिट है, लेकिन उससे पहले आपको सारी डिटेल्स करनी पड़ेंगी। तो आपको पूरी टीम बना के सारी हायरिंग करने के बाद फिर आप एयरपोर्ट ऑपरेटिंग परमिट के लिए अप्लाई करेंगे और उसमें साथ में आप एयरक्राफ्ट की डील और डिटेल भी डालेंगे। एयर इंडिया के बाद इस वित्त वर्ष में सरकार के पास और कितनी कंपनियों के विनिवेश का लक्ष्य है, इस पर दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे से बात की हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने। आइए आपको ये बातचीत सुनाते हैं। इस फाइनेंशियल में अभी 6 महीने बाकी हैं, तो हम क्या उम्मीद करें कि क्योंकि बीपीसीएल की भी बात हुई थी, शिपिंग कॉरपोरेशन है, कॉनकॉर है, आईडीबीआई है, तो इस फाइनेंशियल में आपका टारगेट क्या है कि कितनी कंपनियों का विनिवेश आप कर लेंगे? मुझे आशा है कि एटलीस्ट 4 और कंपनीज का विनिवेश संभव हो पाएगा। जैसे सर? अब ये तो जो जिनमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बन गई है, जैसे बेमल है या शिपिंग कॉरपोरेशन है, नीलाचल इस्पात निगम है और बीपीसीएल है, इन लोगों इसमें प्रक्रिया जारी है, तो इनमें काफ़ी संभावना है कि हम इसको कंक्लूड कर लें। LIC IPO भी हम लास्ट क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आईडीबीआई को लेकर भी काफी आईडीबीआई बैंक के ऊपर में प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जारी होगी, लेकिन वो इस फाइनेंशियल ईयर तक कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। तो चूंकि अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मैं जो जिन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं और जो बजट में लिखी गई थी जी, उनमें ये वाली ट्रांजैक्शंस थी जिनमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। ओके, बिड फर्स्ट स्टेज में हमने क्रॉस कर लिया है, क्योंकि ये समय लगता है किसी भी डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को करने के लिए 9 महीने से लेके 12 महीने तक का समय तो निश्चित लगता है। अब जो टारगेट राजस्व का बजट में अनाउंस किया गया था, तो क्योंकि कोविड का सिचुएशन है, जाहिर तौर पे प्रक्रिया में देरी हो रही है, तो कितना अचीव कर पाएंगे उसको लेकर कुछ? हमें आशा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब हम कंक्लूड कर लेंगे ट्रांजैक्शन तो निश्चय उसका हम ब्यौरा दे सकेंगे, क्योंकि ये तो अभी जारी है प्रोसेस। अभी 6 महीने बाकी हैं, 5 महीने बाकी हैं, तो उनमें हम ये कोशिश करेंगे। और फिर ओके सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। कोविड के सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है अभी भी कि थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी हो सकती है, फेस्टिव सीजन है, बहुत तरह की चुनौतियां हैं। वैसी दिशा में जो विनिवेश का टारगेट गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, उसमें आप अभी क्या कोविड के फैक्टर को मानकर चल रहे हैं, या आप ये मानकर चल रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, तो अब ये समय आ गया है कि क्योंकि फिजिकल ड्यू डिलीजेंस भी शुरू हो गई है, साइट्स विजिट भी शुरू हो गई हैं, तो अब सरकार यहाँ से काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी? नहीं, कोविड के कारण जो हमें दिक्कतें आई हैं वो प्राय दूर हो चुकी हैं। अच्छा, क्योंकि काफ़ी हद तक, जैसे एयर इंडिया ही का ही आप लें, हमें दिक्कतें आई काफ़ी, लेकिन अल्टीमेटली वो उस पड़ाव पे हम पहुंचे हैं कि ये हो पाए। ओके, तो उसी ढंग से ये आगे अब बढ़ेगा। और
बाकी जो आप अनसर्टेनिटीज कहते हैं वो तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी चीज अनसर्टेनिटीज क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, उसको दृष्टि से देख के तो काम नहीं होता। तो हम पूरी गति से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं एक और एक्सक्लूसिव खबर की ओर। त्योहारों से पहले ऑटो इंडस्ट्री के लिए जबरदस्त डिमांड है, लेकिन सेमीकंडक्टर का असर सप्लाई साइड पर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आगे ऑटो कंपनियों का क्या प्लान होगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा के ईडी राजेश जेजुरीकर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। हिंदुस्तान फेस्टिव सीजन के बीच में है, हम करीब अक्टूबर में हैं, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, लेकिन इस बार ऑटो इंडस्ट्री के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है। डिमांड काफ़ी है, सप्लाई का इशू है। किस तरीके से फेस्टिव सीजन पैन आउट होगा, किस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जेजुरीकर, ईडी महिंद्रा एंड महिंद्रा। सर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अलग समय है थोड़ा ये ना, हम जब अक्सर बात करते हैं कि 2018 जो था वो एक पीक था, और उसके बाद से चाहे इंडिया भी ग्रो करा है, इंडस्ट्री भी ग्रो करी है, लेकिन पहले कोरोना हो गया। अब आप किस तरीके से इंडस्ट्री को आगे बढ़ते हुए देखते हैं? जैसे हम लोग उत्कर्ष, पहले तो थैंक यू आप यहाँ आए हैं और हमारे कैंपस पे आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके हमारे ऑफिस में। जैसे आपने कहा, डिमांड पिछले 1.5 साल से काफ़ी अच्छा रहा है, और हमारे सभी ब्रांड्स की डिमांड अच्छी रही है। बुकिंग टोटल ब्रांड्स की अगर हम लोग देखें तो करीब 80,000 से ज़्यादा है इस टाइम पे बुकिंग। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और हर महीने हम लोग देख रहे हैं कि सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है। तो मार्केट जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे आपने कहा, तो चैलेंज सप्लाई, और सप्लाई के काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, एंड अभी मेनली एक ही है, और ये आपका फेवरेट वर्ड है, सेमीकंडक्टर्स। तो और पिछले 2-3 महीने से सेमीकंडक्टर की सिचुएशन एक्सेप्शनली टाइट रही है। इट वाज इवन वर्स देन द प्रीवियस 1 साल। तो करंटली सिचुएशन टाइट है। फेस्टिवल सीजन में सप्लाई टाइट रहेगा, क्योंकि जो बिल्डअप होता है नॉर्मल इन्वेंट्री का फेस्टिवल सीजन के लिए, वो हो नहीं पाया। तो इट्स रियली गोइंग टू बी अ क्वेश्चन ऑफ हम लोग क्या बना पाते हैं और क्या लेवरेज कर पाते हैं इस 30-40 दिन के समय में। सर अब ये सवाल, जैसे कि आप और सब लोग ये कहते हैं कि बड़ा अनयूजुअल टाइम है और इसमें ना प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी कठिन है, लेकिन तभी हम ये जानना चाहते थे कि क्या कोई मैक्सिमम टाइम है जिसके बाद हमें लगता है कि सिचुएशन थोड़ी अब उसके बाद एकदम ठीक हो जाएगी। अब जब 15 दिन में ना हो चाहे, लेकिन एक समय बाद की ये सिचुएशन अब यहाँ से सेमीकंडक्टर इशू खत्म हो जाएगा। उत्कर्ष, वही सवाल है कि कोविड कब खत्म होगा। लेकिन अभी जैसे अब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी नॉर्मल सी आ रही है। अभी 20-25% लोग ऑफिस में हैं, लेकिन फैक्ट्रीज में सब हैं। फैक्ट्रीज पूरे 100% मैन पावर के साथ चल रहा है। कोविड का जो सिचुएशन था, वी ओवरकम दैट। लेकिन कोविड सिचुएशन ने, जैसे पिछले अगस्त सितंबर में मलेशिया में कोविड हुआ था, राइट, इंडिया में अभी कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन एशियन कंट्रीज में पिछले 2 महीने में इट गॉट आउट ऑफ हैंड। दे हैड देयर, वी डोंट नो विच वेव, सेकंड या थर्ड या जो भी है। और मलेशिया जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए, वो डिसरप्ट हो गया, उनकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। दैट्स ओवर नाउ, तो दे आर कमिंग बैक टू नॉर्मलसी। पिछले तो ये हम लोग सिचुएशन को 2 पार्ट में देखते हैं। एक तो जनरली देयर इज शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर का डिमांड हैज गॉन अप मल्टीफोल्ड बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, राइट। उसके अलावा एवरी 2-3 मंथ्स देयर हैज बीन अ डिसकंटिन्यूटी। जैसे यूएस में विंड स्टॉर्म और रेन हुआ था, उससे डिस्ट्रप्शन हुआ। जापान में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है, दे हैड अ फायर, तो दे वर शट फॉर 3 वीक्स। अभी ये मलेशिया हुआ है। तो देयर हैव बीन disruptions for variety of reasons in the last 1 year. Hopefully, अगर we don't have any such extraneous situation should improve. Gap रहेगा till new capacities come, because the demand is very high. But what has made the situation worse is the disruptions on the even the existing capacity. तो सर अब आप आगे वाले समय को देखते हैं, और इतना अच्छा आपका कैंपस है, मतलब ये मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए कि बहुत कम लोगों को पता है कि कांदीवली में शहर के बीच में इतना खूबसूरत, इतना बड़ा कैंपस है महिंद्रा का। तो मैंने कहा ये हमारे दर्शकों को है ना, हम इस इंटरव्यू की वजह से इस कैंपस को भी थोड़ा देखने का मौका मिल जाए, वो भी आइडिया था। पर एक सवाल मेरा था कि हम ये बात करते हैं कि 2018 पीक साल था, उसके बाद से सिचुएशन जैसी आती गई,
2019 इतना अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, 2020 कोरोना हो गया। आपको कब लगता है कि वो 2018 वाला नंबर पार होगा? देखिए, ये तो अभी एक मार्केट फोरकास्ट जो होता है एक स्पेक्युलेटिव चीज़ होती है. देयर आर ऑफ कोर्स नंबर्स, रैशनल, ऑल ऑफ दैट, राइट. द इम्पॉर्टेंट ड्राइवर इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है मार्केट डिमांड क्रिएशन पे. वी आर सीइंग पॉजिटिव मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन. काफ़ी सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा, एंड वी सी दैट दीज आर द थिंग्स विच फ्यूअल डिमांड इन द मार्केट, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग पॉजिटिविटी, राइट. अभी इस पॉजिटिविटी में सप्लाई सिचुएशन इज इम्पैक्टिंग द रियल आउटकम, एंड वंस सप्लाई स्टेबलाइज देन विल नो व्हाट इज द रियल लेवल ऑफ डिमांड, राइट. बिकॉज जब तक सप्लाई नहीं होता यू नेवर नो व्हाट इज द रियल डिमांड. So I think we have to wait for a few months to see what is the real level of demand with supply coming in from most people, and then I think we should not be far from coming back to the glorious days of the auto industry. ये बड़ा और बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपकी तरफ से. ये 2018 का जो नंबर है वो हम कुछ समय बाद शायद तक पा सकते हैं जब सप्लाई सिचुएशन बेटर हो. इस फेस्टिव सीजन की बात करें सर, कस्टमर्स भी थोड़े से परेशान है कि इस बार डिस्काउंट भी कम है, गाड़ी भी नहीं मिल रही है, आप लोगों की भी सप्लाई नहीं है. ऑल टोटल में कैसे देखते हैं आप, कैसे खत्म होगा ये पूरा फेस्टिव सीजन? Festive season is not going to be happy for customers, not going to be happy for anybody, because there is a shortage, right? And हर कस्टमर चाहता है कि हम लोग फेस्टिवल सीजन में अपनी गाड़ी ले आएं घर पे, एंड many are not going to be able to achieve that aspiration of theirs this season. So but let's say this is a small problem in the nature of everything else जो हमारे environment चल रहा है अभी. So I think we all have to get over this phase in our lives. This is a once in 100-year event, and hopefully it will be over and life will come back to normal. Exactly. थोड़ा और आगे तक चल लेते हैं सर. तो जैसे पहले कहते थे सर ठंडा मतलब कोका कोला, अब हो गया गाड़ी मतलब एसयूवी. और आप इस मूव को कैसे देखते हैं आगे बढ़ते हुए? आपको लगता है कि जो एसयूवीआइजेशन है गाड़ियों का, कि मैं भी एसयूवी, जो गाड़ी आती है कहती है मैं छोटी एसयूवी हूँ, मैं बड़ी एसयूवी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या ड्राइव कर रहा है इसको? एक्चुअली इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग उत्कर्ष, क्योंकि इंडिया एक ऐसे कंट्री है जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ वेरी प्रेवलेंट मोर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जहाँ जॉइंट फैमिली में अगर लोग नहीं भी रह रहे हैं, दे आर ऑलवेज वांटिंग टू बी कनेक्टेड विद द फैमिली. इट्स अ वेरी फैमिली लिंक्ड कंट्री, right? People want to be close to family, want to be close to friends. We are not in the western world ethos of कि हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली स्टाइल में ही रहेंगे और बाकी the relations you meet once in a year or something like that. इंडिया में ऐसे नहीं है, right? So ऐसे context में people want vehicles with little more space. So that is one factor. The other factor is the feeling that I am in control of the situation and I'm sitting in the car. मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो लोग देख के कहते हैं कि हाँ ये कोई साइजेबल गाड़ी है. Absolutely. तो ये भी एक फैक्टर है कि लोग एसयूवी लेना चाह रहे हैं, बिकॉज इंडिया में कार इज़ अ स्टेटस सिंबल. एट द एंड ऑफ द डे हर जो गाड़ी खरीदता है एक स्टेटमेंट अपने आप के बारे में करना चाह रहा है, राइट. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर, और एंड एसयूवी हेल्प्स दैट, राइट. तो अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली उसी प्राइस पॉइंट में अभी एसयूवीज आ रहे हैं तो नेचुरली यू विल बाय दैट. वाई बाय अ सेडान? चलिए, तो बात हुई है ऑटो सेक्टर की, लेकिन एक एक्सक्लूसिव से आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर. देश में जल्द ही 5G लॉन्च होने वाला है, और 5G के आने से यहाँ पे आपको बता दें कि से डिजिटल इंडिया को साफ तौर से रफ्तार मिलेगी. दूसरी तरफ रेलवे में भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के आने से हमने देखा कि पीएम का जो संकल्प था वो पूरा हो जाएगा. इन दोनों चीज़ों को लेकर क्या अपडेट हैं? हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने बात की रेलवे और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव से. आज के इस खास एपिसोड में हम मुलाकात करवाएंगे अश्विनी वैष्णव से, और बड़ी बात यह है कि मंत्रालय पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद में ये पहली बार है जब वो टीवी से बात कर रहे हैं, दिल खोल करके बात करेंगे. तो अब चूंकि आपने जिक्र किया सर दूरसंचार का, रेलवे का, तो शुरुआत दूरसंचार से ही करते हैं. बिग बैंग रिफॉर्म जो सरकार का है, जो मोदी सरकार का विजन है, वो आपने अनाउंस किया, वो अपने कैबिनेट के फैसले के बाद अनाउंस किया. इसके आगे की समझना चाहता हूं कि क्या रोड मैप सरकार देख रही है, क्योंकि ये सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर बहुत स्ट्रेस्ड है फाइनेंशियली, काफ़ी उसमें कंपनियां दिक्कतों में हैं.
ये रिफॉर्म्स कितना मददगार होंगे और सरकार किस तरीके से इसको प्लान आउट कर रही है? बहुत क्लियर थिंकिंग है। जब तक टेलीकॉम एकदम गरीब से गरीब, शोषित, अवहेलित आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंचेगा, तब तक उस क्षेत्र के बीच में और शहर के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है वो डिवाइड कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि टेलीकॉम सेक्टर एकदम स्ट्रांग रहे और उसकी स्ट्रेंथ इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ हो। इंडस्ट्री अगर स्ट्रांग रहेगी तो हर क्षेत्र में वो पहुंच सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम वो सब काम करें जिससे इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ मिले। और आज टेलीकॉम में एक पब्लिक गुड का एक एलिमेंट भी हमने समझा है। कोविड के समय आपने देखा जिस तरह से टेलीकॉम पे निर्भरता हमारी रही, और ये मोदी जी का विजन था, डिजिटल इंडिया का विजन। इन्होंने शुरू से आते ही इसको संस्थागत तरीके से सुधारना चालू किया। तभी हम कोविड के समय में इतना संभाल पाए देश को। तो अब उसी दिशा में ही हम सोचते आए, उसी दिशा में सोचेंगे। ये इसमें जो कंपनियां क्षेत्र में हैं, आप जाहिर है उसको जानते हैं कि कितना उन पर फाइनेंशियल स्ट्रेस है। एजीआर का मसला इस वक्त सबसे बड़ा पेचीदा मसला बना हुआ है, उसको लेकर के भी बीच का रास्ता निकाला हुआ था। क्या मत है सरकार की, राय क्या है कि भविष्य में कहीं मोनोपोली जैसी स्थिति ना बन पाए, कंपटीशन बरकरार रहे, उसको लेकर के किस तरीके से आगे बढ़े? किसी भी इंडस्ट्री में हेल्दी कंपटीशन रहना ज़रूरी है। हेल्दी कंपटीशन रहता है तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, कस्टमर को किस तरह से लॉयल बनाना, किस तरह से नई फैसिलिटीज़ कम से कम कॉस्ट पे लाना, तो हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हम उस मंत्रालय की बात करेंगे, रेल मंत्रालय के, जिसमें रोजाना हजारों लाखों लोग सफर करते हैं। इस मंत्रालय में आप एक कदम उठाइए, उससे लोगों को जो फर्क पड़ता है, उनके कंफर्ट लेवल आप बात कर ले, उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात कर ले, उसमें जबरदस्त फर्क पड़ता है। पीछे के उठाए गए कदमों को बार बार बताया गया, लेकिन अब और इसको और विजन किस तरीके से रहेगा और बेहतर आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली आप भी कई बार प्रोग्रामों में ये बात आपने कही है कि जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है उसका बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे? प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक संकल्प हम सबके सामने रखा है। 15 अगस्त 2023 से पहले देश के कोने कोने में 75 वंदे भारत देश के कोने कोने को जोड़ेगी। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प, रेल परिवार पूरी तरह से उसको सिद्ध करने के लिए जुटा हुआ है। और नए वर्जन की वंदे भारत जिसमें बेटर फैसिलिटी है, बेटर राइड क्वालिटी है, जो पहले वर्जन से सीखे वो सब, उसका डिज़ाइन, उसका प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू हो गई है। और पूरा विश्वास है कि 2023 के 15 अगस्त से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम पूरा करेंगे। इसमें क्या टेंडरिंग प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं? क्या प्लेयर्स ने अपनी दिलचस्पी जताई है? बिल्कुल हो चुका है, टेंडर हो चुका है। एक दूसरा टेंडर चल रहा है अभी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है और हमारे रेल परिवार के कर्मचारी इसका निर्माण कर रहे हैं, तो उसकी भी हमें खुशी है। एक बड़ी बात रेलवे में लेकर के ये है कि जो उसका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की लगातार बात कही जा रही है कि कई विभागों को एक विभाग में शामिल करना, कई डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना, इस तरीके का जो प्रपोजल है उसको किस तरीके से मंत्रालय देख रहा है और उस पर किस तरीके का एक्शन अभी तक आपकी तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है? रेलवे का जो बहुत पुराना इतिहास है, इस इतिहास में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? रेलवे का एक ऑफिसर, अगर आप 20-25 साल के एक्सपीरियंस का ऑफिसर लेते हो तो उसका डोमेन नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है, टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि एक ही फील्ड को मजबूती से हर तरह के हर क्षेत्र में जाके दुनिया की कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ को देख के सीखा हुआ होता है। हमें उस स्ट्रेंथ को उजागर करना है। हमें उस स्ट्रेंथ में किस तरह से बिना साइलो के, जैसा कि हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र को आगे रखते हुए, कस्टमर्स जो हमारे यूजर्स है रेलवे के, उनको आगे रखते हुए, एक आम नागरिक जो बिल्कुल साधारण से साधारण नागरिक है उसके एक्सपीरियंस को सुधारते हुए उन सब स्ट्रेंथ्स को लेके उजागर करना है। मेरे ख्याल से रियल रीस्ट्रक्चरिंग माइंडसेट की रीस्ट्रक्चरिंग है कि माइंडसेट ऐसा लाना है जिसमें हम गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वही फैसिलिटीज़ दें और वही सम्मान दें और उसी तरह से देखें जैसा हम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं।
आप ऐसे समय में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी आपने संभाली है, जब चुनौतियां थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, खासकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो बुलेट ट्रेन के साथ में बहुत उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं, पर पेंच भी है कि जो प्रोग्रेस है वो गुजरात के आगे बढ़ नहीं पा रही है। अभी की स्थिति क्या है और आप किस तरीके से कोशिश या प्रयास कर रहे हैं कि मामला जो है गुजरात से बढ़ करके महाराष्ट्र की तरफ बढ़ पाए? बुलेट ट्रेन का बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट हो गया है और आप अगर जाके देखें सूरत के पास में एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी बनी है। बुलेट ट्रेन का विजन क्या है? बुलेट ट्रेन का विजन देश को एक नए तरीके से काम करने की विजन है। आप जब उस स्पीड की ट्रेन का निर्माण करते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करते हो, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, इंजीनियरिंग के स्किल्स, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका, ये सब बदलता है। जैसे मेट्रो जब आई पहली बार, काफी बिहेवियरल चेंज आया, लोगों के स्किल लेवल में चेंज आया। वही चेंज, वो जो स्टेप चेंज है ना, इंक्रीमेंटल नहीं है, ये स्टेप चेंज है, क्वांटम जंप है। ये क्वांटम जंप बुलेट से आएगा। बड़े लक्ष्य हैं और कोशिश यही कि इन लक्ष्य को जल्द हासिल कर लिया जाए, क्योंकि 2024 वो अहम साल है जहां सरकार या तो 15वें दौर में प्रवेश करेगी, तीसरा टर्म करेगी, या उसके सामने एक नई चुनौती हो सकती है। चलिए इसी नोट पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको मिलाएंगे हमारे आज के स्वदेश हीरो से। बने रहें।